everyone. So today we are learning the chapter first of your book, Our Environment of class 7th. So सबसे पहले हम देखेंगे कि environment क्या होता है. But first in this chapter there is a story displayed ताकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से environment का सब समझ में आ जाए कि environment क्या होता है, right? So let me just introduce what our environment is. So our environment is the surroundings that we have. Okay, so ऐसा नहीं है कि इस environment सिर्फ और सिर्फ nature के अंदर होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ओके, तो environment वो होता है जो कि हम हमारी surroundings में हम हमारे जो आसपास चीज़ें देख रहे हैं, जो कि हमें सराउंड कर रही हैं, जो कि हमें घेर रही हैं, उसे क्या कहते हैं? हमारा environment कहते हैं. It could be anything, it could be living, it could be non living. जैसे कि आपकी टीचर हैं वो आपका environment का हिस्सा हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं वो आपके environment का हिस्सा है, आपकी जो टेबल है, आपका जो बॉक्स है, एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट. इसीलिए हम अब इस चैप्टर में इसको एनवायरनमेंट को और ज़्यादा क्लासिफाई करेंगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है और किस तरीके से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है, और हम कौन कौन से एनवायरनमेंट से हम कौन कौन से एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस्ड हैं और कौन कौन से एनवायरनमेंट से नहीं हैं. सो जस्ट लेट्स रीड द फर्स्ट स्टोरी दैट वी हैव हियर इज़ अबाउट रवि हु हैज़ कम बैक फ्रॉम अ लॉन्ग वेकेशन. एक लड़के के बारे में है, रवि के बारे में, जो कि एक बहुत ही लंबे वेकेशन से वापस आया है. तो स्कूल जब वो जाता है तो उसको एक कुछ चेंजेस दिखते हैं उसके स्कूल के अंदर, राइट? तो अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि उसके एनवायरनमेंट में उसको क्या चेंजेस दिखे. ओके, आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप. ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहे कि जो रवि है, जब एक लॉन्ग वेकेशन से वापस आया, एक लॉन्ग वेकेशन से, तो रवि ने जब जाना वापस से शुरू करा स्कूल के अंदर, तो उसने एक चीज़ नोटिस करी कि जो उसका प्लेग्राउंड था, जो उनकी स्कूल के अंदर प्लेग्राउंड था, जो नेक्स्ट टू स्कूल ही जो स्कूल के पास जो प्लेग्राउंड था, सिर्फ एक ही जो प्लेग्राउंड था वो क्या था? डग अप हुआ था. वहाँ पे पहले क्या हुआ करता था? वहाँ पे ट्रीज़ हुआ करते थे, वहाँ पे प्लांट्स हुआ करते थे, वहाँ पे झूले हुआ करते थे, स्विंग्स हुआ करते थे, राइट? लेकिन अब वो डग अप है. अब वहाँ पे बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं, खड्डे कर दिए गए हैं. उसकी जो ग्रास थी, उसके जो ट्रीज़ थे, वो सब लोग उन लोगों ने काट दिए. ओके, पीपल सेड दैट a huge building with many flats will be constructed there. Ravi almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and a butterfly is gone forever. He shared his feeling with his classmates. ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रवि को क्या पता लगा कि जब वो इसीलिए वहाँ पे खड्डे कर दिए गए थे, इसीलिए वहाँ की जो सारी चीज़ें थी उनको काट दी गई थी, इसलिए हटा दी गई थी क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग बन रही थी, एक फ्लैट्स जिसमें फ्लैट्स होंगे, वहाँ पे वो कंस्ट्रक्ट हो रही थी, इसीलिए उस प्लेग्राउंड को काट दिया गया था सब कुछ. तो रवि क्या है, रवि बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है. रवि इज़ ऑलमोस्ट इन टीयर्स, उसके ऑलमोस्ट आंसू आ ही रहे हैं. ओके, सो जब उसको ये रियलाइज़ होता है कि जो बहुत बड़ा जो प्लेग्राउंड होता है, जिसमें सॉफ्ट ग्रास हुआ करती थी, मैरीगोल्ड वाले फ्लावर्स हुआ करते थे, जो बटरफ्लाइज हुआ करती थी, अब वो सारी चीज़ें चली जाएंगी. इसीलिए क्या होता है, रवि की आंखों में बिल्कुल आंसू आ जाते हैं, एंड ही इज़ वेरी सैड. तो ये क्या करता है, जब आप कभी सैड होते हो तो आप अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ जाके शेयर करते हो, राइट? सो ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हुम? हिज क्लासमेट्स. रवि किसके साथ उसकी जो फीलिंग्स होता है वो किसके साथ शेयर करता है? उसके क्लासमेट्स के साथ शेयर करता है. ओके, सो इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग. तो अब क्या हो रहा है, असेंबली क्या होती है? असेंबली में हम सब जाके जब स्कूल जाते हैं सुबह सुबह, तो असेंबली होती है, राइट? वहाँ पे प्रेयर्स होती हैं, हमारी थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेज भी कराते हैं हमारी टीचर्स. तो असेंबली में पूरा जो स्कूल होता है, वो हमारे जो ग्राउंड होता है स्कूल का, वहाँ पे इकट्ठा होता है. तो प्रिंसिपल जो है इन लोग के स्कूल का, जो आपके प्रिंसिपल जो होते हैं, आपके जो स्कूल के हेडमास्टर होते हैं, उन्होंने भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी और उन्होंने बोला कि हाउ सी
हाउ आर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग। तो उन्होंने क्या बोला कि देखो किस तरीके से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल भी इसलिए सैड थे क्योंकि जो प्लेग्राउंड था वहाँ पे वो हटा दिया गया था, राइट। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर। ओके, तो अब क्या हो रहा है, रवि इस चीज़ को जब उसने सुना कि सी हाउ एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग, जब उसने सुना उसके प्रिंसिपल के मुंह से, तो ही इज़ क्यूरियस नाउ, राइट। तो अब वो जब क्यूरियस हो गया तो उसने क्या करा, उसकी जो ज्योग्राफी टीचर थी, उसकी जो भी टीचर थी, उनकी क्लास टीचर जो थी, उसने उनकी क्लास टीचर से जाके पूछा कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट क्या है। तो अब देखो हमें जैसे कि मैंने बताया कि एनवायरनमेंट क्या होता है, जो भी चीज़ें हमें सराउंड कर रही हैं उसको हम एनवायरनमेंट कर सकते हैं, वेदर इट इज़ अ टेबल और अ ह्यूमन बीइंग। ओके, सो यहाँ पे भी ये लिखा है कि वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, जो जो चीज़ें आपको आपके आसपास दिख रही हैं वो आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं, वही आपका एनवायरनमेंट है। ओके, तो रवि थॉट अलाउड दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। सो रवि बोलता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जो स्कूल बिल्डिंग है, जो चेयर है, जो टेबल है, जो क्लासरूम के अंदर चेयर और टेबल्स हैं, और जो ओपन जो फील्ड तक है वो भी हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है, और जो रोड है, जो कचरा है बाहर, गार्बेज जो है, जो फ्रेंड्स हैं उसके, मतलब फ्रेंड्स कौन हो गए, सारे ह्यूमन बीइंग हो गए, राइट। तो यहाँ पे थिंग्स भी आ गई, नेचर भी आ गया, सब कुछ आ गया, राइट। तो ये क्या हो गया, एक एनवायरनमेंट का हिस्सा हो गया। रवि ने ये चीज़ सोची और बोली अपनी टीचर से, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ आर एनवायरनमेंट। ओके, तो यहाँ पे टीचर क्या बोल रहे हैं, येस सेड द टीचर, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल mountain, rivers, trees and animals. Others are made by people, for example roads, cars, clothes and books. Now work in pairs. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टीचर ने क्या बोला कि येस बट वेट। अब यहाँ पे टीचर जो है, हमारी जो टीचर जो उसकी रवि की जो टीचर थी, वो उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्लासिफाई करा। क्या क्लासिफाई करा, एनवायरनमेंट को क्लासिफाई करा दो चीज़ों में। एक तो उन्होंने क्लासिफाई करा नेचर में, जिसके अंदर आती है माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज़, जो एनिमल्स जो कि हमने नहीं बनाए, राइट, वो नेचर के अंदर पहले से एग्जिस्ट करते हैं, राइट। लेकिन लेकिन अब वो टीचर हमें बताएगी कि जो अदर मेड बाय पीपल, मतलब ह्यूमन मेड थिंग्स जो हैं एनवायरनमेंट के अंदर, वो अलग क्लासिफाई होंगी हमारे एनवायरनमेंट के हिस्से में, जैसे कि रोड्स, कार्स, क्लोथ्स एंड बुक्स, राइट। तो नाउ work in pairs, make a list with your classmates sitting next to you of the creations of nature by human beings। तो वहाँ पे उनके टीचर ने क्या बोला कि आप लोग सब मिल जाओ, पेयर बना लो दो दो का, और फिर ऐसी एक लिस्ट बनाओ अपनी क्लासमेट के साथ, जो भी आपके पास बैठा है उसके साथ। आप ये चीज़ आप भी कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो इस वीडियो के अंदर इन लोगों ने क्या बोला कि आप क्या करो कि जो जो आपके पास जो क्रिएशन है नेचर का, मतलब जैसे कि अगर आपके आसपास एयर है तो आप एयर लिख सकते हो, राइट। तो आप ऑक्सीजन को ब्रीथ कर रहे हो तो वो एयर भी है, ओके। सो वो क्या है, नेचर की तरफ से गिफ्टेड है हमारे पास। और जो ह्यूमन बींग्स में से बनाई हुई हैं, जैसे कि जिस चीज़ पे आप बैठे हो, लाइक टेबल, चेयर, बेड्स वगैरह, उस चीज़ को इन दोनों को लिस्ट में लिखना है। एक तो ह्यूमन मेड लिखना है और एक नेचर वाला लिखना है, ओके। So, Ravi, Paramjeet, Jesse, Mustafa, Asha were all excited about making the list. Why is our environment changing? Asked Iqbal. So, Ravi, Paramjeet, Jesse और मुस्तफ़ा जो हैं, उन सब वो लोग बहुत ज़्यादा एकदम से एक्साइटेड हो गए कि अब क्या है, आशा और ये लोग सब जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए वो लिस्ट बनाने के लिए, ओके। सो अब यहाँ पे इकबाल क्या पूछता है, वाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आर नीड्स, ओके। तो इकबाल ने क्या पूछा कि हमारा एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है। तो क्या चीज़ आई हमारे सामने कि क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ आर नीड्स, they are increasing day by day, we are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied। तो टीचर ने यहाँ पे क्या रिप्लाई दिया, क्योंकि हमारी नीड्स जो कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे कि लोग बढ़ रहे हैं, वैसे ही जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, राइट।
है ना। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम नेचर से जो हमारी नेचुरल सराउंडिंग्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब देखो हमने क्या देखा कि वो जो प्लेग्राउंड जो था जिसमें रवि खेलता था, जहाँ पे मैरीगोल्ड्स थे, बटरफ्लाई थे, उसको क्यों डिस्ट्रॉय करा गया? क्यों डिस्ट्रॉय करा गया? क्योंकि वहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही थी। क्यों बन रही थी? क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग में फ्लैट्स बन रहे थे। फ्लैट्स क्यों बन रहे थे? फ्लैट्स इसलिए बन रहे थे क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन बींग्स को रहना था, राइट। तो वो हमारी एक नीड हो गई। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ओके। सो वो एक हमारी नीड हो गई। तो हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, हमने वो जो प्लेग्राउंड था उसको डिडक्ट कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी जो डिमांड्स बढ़ी है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है, जैसे जैसे हमारी नीड्स बढ़ रही हैं, वैसे ही हम नेचर, हमारी जो नेचुरल सराउंडिंग्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, ऐसा उस टीचर ने बताया, ओके। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन नाउ लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर। From the above conversation, you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. Okay, तो अब हमने हमें इस स्टोरी से क्या पता लगा, रवि, आशा एंड इकबाल एंड ऑल की स्टोरी से हमें क्या पता लगा कि जो भी हमारे आसपास जो थिंग है, चाहे वो प्लेस हो, whether it is a place, people, thing and nature that surround any living organism is called एनवायरमेंट। तो जैसे कि आप एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट। यू कैन ब्रीथ, यू कैन टॉक, यू कैन वॉक, राइट। तो आप क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसी चीज़ जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो कि आपको, एक ह्यूमन को सराउंड करती हैं, चाहे वो कोई प्लेस हो, चाहे वो कोई स्कूल बिल्डिंग हो, चाहे वो उसके क्लासमेट्स हो या फिर उसकी फैमिली हो, कोई भी हो, या फिर कोई चीज़ हो, कोई थिंग हो, चाहे वो नेचर से है या वो ह्यूमन बीइंग से बनाई हुई है, जो भी चीज़ ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करती है उसको क्या कहा जाता है, एनवायरनमेंट। ओके, हमें ये चीज़ समझ में आ गई। तो नाउ अब हम पढ़ेंगे, अब हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे कि एनवायरनमेंट किस चीज़ में क्लासीफाई होता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions. Okay, so let's just see what are the components of environment first. लेकिन फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर के बारे में, और हम पढ़ेंगे फिर बायोटिक और एबायोटिक के बारे में कि वो चीज़ें क्या होती हैं और किस तरीके से उसको क्लासीफाई करा जाता है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं एनवायरनमेंट के। ओके, तो नेचुरल कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के हैं लैंड, जो कि होता है लिथोस्फेयर। ओके, व्हाट इज़ लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर को भी हम आगे क्लासीफाई करेंगे, पर हम अभी इजी वर्ड्स में उसको समझ जाते हैं कि लिथोस्फेयर क्या होता है, लैंड होता है। जितना भी हमारे पास लैंड है जिस पे हम रह रहे हैं, जिस पे हम चल रहे हैं, जिस पे हमारे घर हैं, जिस पे हम खाना खाते हैं, हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लैंड कहते हैं। और लैंड को हम क्या कहेंगे ज्योग्राफी में, लिथोस्फेयर। ओके, एंड देन वी हैव एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो कि एयर हम ब्रीथ करते हैं, जो जितनी भी ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं वो किसके अंदर होता है, एयर के अंदर होता है, राइट। और एक उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर भी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो अभी अर्थ है, राइट। अब अर्थ के अराउंड जो है वो एटमॉस्फेयर है। ये जो पूरा जो मैंने बनाया अर्थ के अराउंड वो क्या है, एटमॉस्फेयर है, जो कि जो हमारी अर्थ है उसको ढक के रखता है। ओके, सो इसको हम इसीलिए एटमॉस्फेयर करते हैं क्योंकि जो सन है उससे भी हमें ये बचाता है, उसकी जो रेज़ होती है उससे भी हमें, जो सन की रेज़ होती है उससे भी हमारा एटमॉस्फेयर हमें बचाता है, उसके जो पार्टिकल्स है उसको बचाते हैं। और लेकिन अब आप ये सोचोगे कि इस एटमॉस्फेयर को कौन कैसे होल्ड करके रखता है, राइट। तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो हम अपने ग्रेविटी का पढ़ा होगा, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ की तरफ उसको खींच के रखता है, किसको, हमारे एटमॉस्फेयर को, ताकि जो हमारा सन है उसकी रेज़ उसको अफेक्ट ना कर पाए, हम ब्रीथ कर पाएँ और हमारी जो एयर हो वो फ्रेश हो और हमें कोई भी डिजीज़ हमें आकर अटैक ना करें। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ वाटर। वाटर को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये हमें नेचर की तरफ से दी गई हैं, हमने इस चीज़ को नहीं बनाया, ये हमारे पास ऑलरेडी थी, नेचर के अंदर थी। ओके, नेचर जो चीज़ है जो कि हमारे लिए गॉड ने दी है, हम उसके लिए कोई कॉस्ट पे नहीं कर रहे। ओके, जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं उसको हम नेचर कहते हैं और वो नेचुरल कहते हैं। ओके, सो द लास्ट, अब इन तीनों चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है, बायोस्फीयर, जिसके अंदर हम रहते हैं। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर ये होता है जहाँ पे भी तीनों ये लिथोस्फीयर, जहाँ पे भी लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर मौजूद होता है, जिनका जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। वो एक हैबिटेट बन जाती है ह्यूमन बींग्स के लिए। ओके,
इसीलिए उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर, एक रहने बायोस्फीयर, उसको एक रहने की जगह मिल जाती है ह्यूमन बींग्स को। ओके, जहाँ पे भी ये तीनों चीज़ें मौजूद होंगी वहाँ पे ह्यूमन रह सकता है। तो ये हमारे एनवायरनमेंट का एक कंपोनेंट है जो कि नेचर की तरफ से हमें गिफ्टेड है। ओके, सो नाउ वी हैव what the next thing we have is human made things. okay, तो human made things में हमें पता ही है बिल्डिंग्स आती हैं, पार्क्स आते हैं, ब्रिजेस आते हैं, एंड इंडस्ट्रीज़ आती हैं, मॉन्यूमेंट्स आते हैं, रोड्स आते हैं। ये किसने बनाए, ये सब कुछ किसने बनाया है, ये ह्यूमन ने बनाया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, ह्यूमन मेड। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हो गया हमारा, नेचुरल, देन हमारे पास सेकंड क्या आ गया, ह्यूमन मेड, जो कि ह्यूमंस ने बनाए हैं, ह्यूमंस के हाथों से बनाए गए हैं। ओके, सो नाउ द लास्ट थिंग वी हैव इज़ ह्यूमन। तो हमारे जो इमोशंस होते हैं, जो हमारी फैमिली होती है, जिनसे हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, जैसे हमारे रिलीजन है, वो भी क्या है, ह्यूमन मेड ही है। हमारी जो एजुकेशन है वो क्या है, ह्यूमन मेड है। जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी क्या है, ह्यूमन मेड है। तो ये थर्ड हो गया हमारा कंपोनेंट। तो हमने फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा पढ़ा, नेचुरल कंपोनेंट हमारे एनवायरनमेंट के कौन कौन से थे, लैंड, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। देन वी हैव ह्यूमन मेड, जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या था, बिल्डिंग्स, पार्क्स एंड एवरीथिंग दैट इज मेड बाय ह्यूमन। नाउ द थर्ड थिंग इज आर इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस। ओके, सो हम ये आप हो, अब आपकी फैमिली के साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, आपकी कम्युनिटी के साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, राइट, आपके रिलीजन के साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, आपके एजुकेशन के साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, और हम लर्न करते हैं, राइट। तो एजुकेशन के साथ आपके इमोशंस कैसे जुड़े हुए हैं कि आप उसको लर्न करते हैं, आप उसको आपके ब्रेन के साथ अटैच करते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से एक अच्छी लाइफ को लीड कर सके। ओके, एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज़ इकोनॉमिकली भी हम हमारे इमोशंस से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम जो मनी है, हाँ, जब मनी हमारे पास आता है तो वी आर हैप्पी, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी बाय कर सकते हैं उससे जिससे हमें खुशी मिले, दैट वी बिकम हैप्पी। ओके, देन द पॉलिटिकल सिचुएशन देयर इज़, क्योंकि जब हमारे लीडर्स जो होते हैं उनसे भी हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने सिविक्स में पढ़ा होगा कि जो हमारे लीडर्स होते हैं, जिन्हें हम चुनते हैं, इंडिया के अंदर जो हमारी डेमोक्रेसी है, हम चुनते हैं उसको क्या कहते हैं, लीडर कहते हैं, जिसे हम चुनते हैं तो हमारी डिमांड्स को वो फुलफिल करे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट सिग्निफाइज द ह्यूमन पार्ट और ह्यूमन कॉम्पोनेंट। ओके, सो now we'll read the phenomena what biotic and abiotic is. Okay, so biotic, you can see here the world of living organism, example plants and animals. The world of non living elements, example land. Okay, so biotic में क्या आता है, the world of living organism, वो चीज़ें जो कि living हैं, जो कि हम, जैसे कि हम हैं, हमारे एनिमल्स, हमारे प्लांट्स हैं जो कि ब्रीथ कर सकते हैं, राइट। तो उनको वो किस में क्लासिफाइड है, फर्दर बायोटिक में क्लासिफाइड है। एंड देन वी हैव एबायोटिक, जैसे कि हमारा जो लैंड है वो ब्रीथ तो नहीं कर सकता, राइट, इट कैन नॉट वॉक, राइट, सो इट इज़ अ नॉन लिविंग एलिमेंट, सो it is classified in abiotic. So let's read it. It is a combination of natural and human made phenomena, as you know. While our natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on earth. Okay, तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है हमारा वो एबायोटिक कंडीशन से भी एग्जिस्ट करता है अर्थ के अंदर, और जो बायोटिक है उससे भी। जैसे कि बायोटिक से कैसे, जैसे कि आपकी सराउंडिंग्स में आपकी मम्मी है, आपके फादर है, तो वो कौन होगा, बायोटिक होगा। क्यों, क्योंकि दे आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे कैन वॉक, दे कैन टॉक, they can breathe. Okay, so they are living organism. अब एबायोटिक भी कंडीशंस भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि आपके आसपास सोफ़ा हो, चेयर हो, आपकी पेंसिल हो, आपका पेंसिल बॉक्स हो, दे ऑल आर कंसिडर्ड एज एबायोटिक, राइट। तो ये इसकी भी कंडीशन एग्जिस्ट करती है अर्थ के ऊपर। ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स एक्टिविटीज़, क्रिएशन, इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमंस। तो अभी इन ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट में हमने क्या पढ़ा कि ह्यूमन में हमने ये पढ़ा था इस कंपोनेंट में कि जो हमारे इमोशंस हैं, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं उसके प्रति, तो उसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट कहेंगे। ओके, और जो हम एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर रहे हैं वो कहेंगे। ओके, तो एनवायरनमेंट का हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट का वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ था, फ्रेंच वर्ड है ये, एनवायरनर से वो हुआ है ये एनवायरनमेंट का वर्ड ओरिजिन, जिसका मतलब होता है नेबरहुड। ओके, तो यहाँ पे आपको पता लग गया होगा कि जो भी चीज़ आपके नेबरहुड में, जो भी आपके पास हैं, जो भी आपके नियर हैं, दे आर ऑल आर कॉल्ड एंड दैट ऑल इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। ओके, सो नाउ वी रीड व्हाट
Now we will read what the lithosphere, atmosphere and hydrosphere will be, so be ready. So now let's see what natural environment is. Land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. Okay, so सबसे पहले लाइन में ही आपको ये आंसर आ गया है कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल द थिंग्स दैट आर गिफ्टेड टू अस बाय नेचर. इसमें माउंटेन्स भी आ सकते हैं, इसमें प्लेट्यूज भी आ सकती हैं, इसमें प्लेन्स भी आ सकते हैं, इसमें वैलीज़ भी आ सकती हैं, इसमें सारी चीज़ें आ सकती हैं जो कि हमें नेचर के साथ मिली हैं, राइट. तो अब यहाँ पे लेट्स रीड द नेक्स्ट लाइन. यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास. ओके, सो एज आई सेड बिफोर, आप लोग को पता ही है कि लिथोस्फेयर क्या होता है. इट इज़ लैंड. हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, रिलेटेड टू द वाटर. एंड व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, आई हैव टोल्ड यू व्हाट एटमॉस्फेयर इज़. एंड व्हाट इज़ बायोस्फेयर, जहाँ पे ये तीनों लिथोस्फेयर, लैंड, वाटर और एटमॉस्फेयर, एयर एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ पे बायोस्फीयर बन जाता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आप रह सकते हैं. ओके, सो लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स. ओके, हम इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा और ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं. ओके, लेट्स जस्ट डिस्कस. लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. ओके, सो दिस इज़ अर्थ, राइट. Here you can see where the lithosphere is. This is the land, so it all includes what, lithosphere. Okay, this is biosphere where all the living organisms are living, because it has what, it has atmosphere, it has biosphere, it has hydrosphere and it has lithosphere. So it is a biosphere. क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए ज़रूरी हैं. ओके, सो अब हमने देख लिया कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि लिथोस्फेयर अर्थ की एक हार्ड लेयर का कहा गया है, जिसमें जो कि एक सॉलिड क्रस्ट है जिसके ऊपर एक क्या एग्जिस्ट करती है, सॉइल एग्जिस्ट करती है. ओके, इट इज़ अ सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. ओके, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम चलते हैं. ओके, इट इज़ मेड ऑफ व्हाट. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, किस किस चीज़ों से लिथोस्फेयर जो है, हमारा जो लैंड है वो बना हुआ है. ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स and minerals and covered by a thin layer of soil. ओके, तो सबसे नीचे अगर हम जाएंगे इस लिथोस्फेयर के अंदर, अगर हम लैंड के अंदर अगर हम डिग करेंगे ज़्यादा, तो हमें सबसे ऊपर तो हमें क्या मिलेगी, एक लेयर, थोड़ी सी एक पतली सी लेयर मिलेगी सॉइल की. ओके, देन अगर हम उसके नीचे और डग करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, रॉक्स मिलेंगे और मिनरल्स मिलेंगे. ओके, तो सबसे पहले क्या है, सॉइल है, उसके बाद क्या है, रॉक्स और मिनरल्स हैं सबसे नीचे की तरफ, सबसे अंदर अर्थ के. ओके, तो it is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains and valleys, etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. Okay, so now what we read is ये irregular ये जो लिथोस्फेयर होता है, जो हमारा लैंड होता है, वो इरेगुलर सा सरफेस है जहाँ पे हमें बहुत सारे लैंड फॉर्म्स मिल सकते हैं. तो लैंड फॉर्म्स में सबसे पहले इन लोगों ने क्या बताया, माउंटेन्स वो होते हैं जिनकी पीक्स होती हैं. ओके, देन वी हैव प्लेट्यूज में क्या होता है कि ये थोड़े से ऐसा टेबल टॉप सा इनका कवर होता है. पहले तो ये नॉर्मली लैंड ही होता है, उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा ऊपर जाके वापस से सीधी प्लेन बनती है और फिर वापस से यूँ नीचे करके उतर जाते हैं. ओके, so this is a plateau. Okay, this is a mountain which has a peak, this is a plateau which has plain on top. Okay, and what are the plains are the things that we walk on, जो कि बिल्कुल सीधी होती है. this is plain. Okay, जो कि नाम में ही सजेस्ट कर रहा है कि वो प्लेन होगा, so it is प्लेन. ओके, और वैलीज़ क्या होती हैं, अब हम देखते हैं वैलीज़ क्या होती हैं. जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स के बीच की जो जगह होती है जहाँ से स्ट्रीम्स बह रही होती हैं, जहाँ पे वाटर बह रहा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, वैली कहते हैं. ओके, सो now we know what all the landforms we have in lithosphere, what all the landforms we have on land. Okay, that are mountains, plateaus and plains. Okay, landforms are found over the continents and also on the ocean floors. Okay, तो यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि landforms कहाँ मिलते हैं, हमें सब जगह ही मिलते हैं. इस हमें इमेज में भी दिख रहे होंगे कि these are mountains, हम देख सकते हैं यहाँ पे. तो हमें किसी भी कॉन्टिनेंट में माउंटेन्स भी मिल सकते हैं, प्लेन्स भी मिल सकते हैं. हेयर इट इज़ प्लेन्स, प्लेट्यू यहाँ पे शो नहीं हुआ, बट स्टिल वी फाउंड इट इन सम कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, और कई बार हमें ओशन फ्लोर्स पे भी मिलते हैं.
लैंडफॉर्म्स। ओके, लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस। अब हमने क्या पढ़ा कि लिथोस्फीयर क्या होता है एंड व्हाट डू वी मीन बाय लिथोस्फीयर। ओके, नाउ हम ये पढ़ेंगे कि लिथोस्फीयर से हमें क्या क्या मिलता है। ओके, सो इट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, जहाँ पे सारे ट्रीज़ होते हैं जिससे हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, सारे हमारी नीड्स सेटिस्फाई हो रही हैं, पेपर बन रहा है। इसकी तो इतनी ज़्यादा इसकी यूजेस हैं फॉरेस्ट के, ट्रीज़ के, कि हम उसको गिन भी नहीं सकते। आप ऐड करते जाओ और वो बढ़ते जाएंगे। ओके, अब ग्रासलैंड्स हैं, ग्रासलैंड्स में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रास वगैरह होती है, बिल्कुल प्लेन सा स्ट्रक्चर होता है ग्रासलैंड्स के अंदर। ग्रासलैंड्स में क्या होता है कि फॉरेस्ट में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ऊंचे बहुत ज़्यादा ऊंचे ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर, और वहाँ से हमें ज़्यादातर वेजिटेशन वहीं से आती है। लेकिन ग्रासलैंड्स में क्या होता है, वहाँ पे ट्रीज़ तो होते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो इतने नीचे होते हैं कि जो एनिमल्स हैं वहाँ पे ग्रेज कर सकें। ग्रेजिंग मतलब होता है एनिमल्स का खाना, चराना। ओके, वहाँ पे चढ़ सकें, और जो उनके ट्रीज़ होते हैं वो ज़्यादा हाइट के नहीं होते, और जो क्लाइमेट होता है उसमें मॉइस्चर भी कम होता है। तो जैसे जैसे क्लाइमेट में मॉइस्चर कम होता जाता है, वैसे वैसे ट्रीज़ की हाइट भी डिफर करती है। ओके, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, तो हमें और क्या मिलता है, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जिससे हमारे सारे प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं, जैसे कि हमारे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हम जहाँ पे एग्रीकल्चर को कर सकते हैं ताकि हम हमारे लिए खाना बना सकें, वीट, ग्रास एंड ऑल द थिंग्स दैट वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम द एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर हो सकता है एंड सारी चीज़ें की ग्रेजिंग हो सकती है, मतलब एनिमल ग्रेजिंग हो सकती है ग्रासलैंड्स पे, राइट। तो इसीलिए हमें लैंड क्या देता है, एग्रीकल्चर भी देता है ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, और हमें सबसे बड़ी बात, हमें हमारी बिल्डिंग्स और हमें रहने के लिए जगह देता है। क्या देता है, लिथोस्फीयर। ओके, इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। सो जैसे कि हमने पढ़ा कि लिथोस्फीयर के जो हमारा लैंड है वो किन किन चीज़ों से बना है, वो तो सबसे नीचे जो है वो क्या होते हैं, रॉक्स और मिनरल्स होते हैं। तो हम जब लैंड को माइनिंग करते हैं या फिर खोदते हैं, तो उसके अंदर से कुछ ऐसे प्रेशियस स्टोन्स निकलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी होते हैं, जो कि हम हमारी ज्वेलरीज में यूज़ कर लेते हैं। और मिनरल्स में निकलते हैं, जैसे कि आयरन वगैरह निकलता है, आयरन और से आयरन मिलता है। तो कहाँ से निकलती है ये सारी चीज़ें, हमारे कहाँ से मिनरल आते हैं, हमारे लिथोस्फीयर से, हमारे लैंड के अंदर से आते हैं। ओके, so the domain of water is referred to hydrosphere. Now we read what hydrosphere is. It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, ocean, etc. It is essential for all the living organism. तो हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, वाटर जो होता है, जितना भी हमारा पानी जो है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जिससे इसके इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, कहाँ से आता है हमारे पास पानी, सबसे ज़्यादा रिवर्स से आता है, लेक्स से आता है, सीज से आता है, ओशन से आता है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वाटर से हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, राइट। सो नाउ वी रीड अबाउट द एटमॉस्फेयर. The atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. So as I said, as I told you how the atmosphere works, तो जैसे कि ये अर्थ है, राइट, ये अर्थ है। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ कि अर्थ का एटमॉस्फेयर किस तरीके से होता है। तो अर्थ जो है, ये हमारी जो अर्थ है, इसके आसपास पूरा इस तरीके से एटमॉस्फेयर होता है। यहाँ पे सारी गैसेस होती हैं, और ये जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमें सन की रेस से बचाता है। ओके, सन की जो हार्मफुल रेजेस होती हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज हो गई, वो सारी चीज़ें बचाता है। तो इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें बचाता है, राइट। और इसमें ओजोन लेयर होती है, जो कि हमारी डिजीज़ को एंटर होने से, जो हमारी हार्मफुल डिजीज़ हैं, हमारी नहीं, नॉट आर्स, जो कि स्पेस से हम जो हार्मफुल डिजीज़ आती हैं उससे हमें बचाता है, राइट। सो नाउ you know what atmosphere, it is a thin layer of air that surrounds the earth. अब इसको पकड़े कौन रखता है, जैसे कि मैंने बताया था, हमारी जो ग्रेविटी है उसको होल्ड करके रखती है एटमॉस्फेयर को अर्थ के अराउंड। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड, और तो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सब्जेक्ट में। ओके, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। ओके, जो सन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, राइट। तो इसके अंदर से सन के अंदर से कुछ बहुत सारी ऐसी गैसेस भी निकलती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, और ऐसी जिसकी जो सन की हीट है उससे भी हमें हमारा एटमॉस्फेयर बचाता है, क्योंकि सन में से इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है कि वो पूरी अर्थ है उसको जला सकता है। ओके, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमें सन से बिल्कुल बचा के रखता है। ओके, इट कंसिस्ट अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर. द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट.
plant and animal kingdom together make biosphere or the living world. ओके, सो नाउ हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें हैं. हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ईथेन हो गया, मीथेन हो गया, और सारी जो गैसेस होती हैं, और डस्ट हो गया, वाटर वेपर हो गया, जिससे हमारा प्रेसिपिटेशन होता है, जिससे हमारी रेन होती है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारा एटमॉस्फेयर कंसिस्ट करता है. और हम ये पढ़ेंगे बायोस्फीयर क्या है. बायोस्फीयर ये होता है जहाँ पे ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर क्या कि तीनों चीज़ें अवेलेबल होती है हाइड्रोजन, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर. जहाँ पे अवेलेबल होता है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं. प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग अर्थ. ओके, और यहाँ पे एक और डेफिनेशन यहाँ पे क्या दी गई है कि प्लांट और एनिमल जो किंगडम होता है वो ही बायोस्फीयर बनाता है, और या फिर लिविंग वर्ल्ड बनाता है, या फिर हैबिटेट बनाता है. इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. ओके, तो यहाँ पे क्या बोला कि ये छोटा सा एक जोन है अर्थ का जहाँ पे जो ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करती है. क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि वहाँ पे लैंड, एयर और वाटर तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं. ओके, so till here we are doing in this part, and the next part we'll do from what is ecosystem. So goodbye.